Hey friends, I'm Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'm here to discuss with you legal current affairs on Indian polity and governance. In my last session, I have discussed with you section 144 of CRPC, which talks about nuisance and apprehended dangers. So in that, order is issued to the सीनियर मजिस्ट्रेट, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, इनको क्या ऑर्डर्स इशू करते हैं टू प्रिवेंट सच न्यूसेंस, टू प्रिवेंट सच अप्रहेंडेड डेंजर्स. इसलिए नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट oath taken by a minister. So what article 164 says? It says कि before minister enters upon a office, उससे पहले उसे क्या लेना होता है? ओथ लेना होता है. दैट इज ओथ टेकन बाय ए मिनिस्टर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक अप इज दैट NCT of Delhi recognition of property rights of resident in unauthorized colonies bill 2019. इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस टू टर्म्स. वन इज़ रेजिडेंट एंड अनदर इज़ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज. सो दिस बिल इटसेल्फ डिफाइंस दीज टू टर्म्स. फर्स्टली बिल डिफाइंस रेजिडेंट कौन है. वो कह रहे हैं रेजिडेंट वो हैं जिनके पास प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल के बेसिस पे प्रॉपर्टी की पोजेशन है, फिजिकल पोजेशन है, दे हैव सेल रजिस्टर्ड सेल डीड है और डॉक्यूमेंट्स हैं. इज इट क्लियर? सो इवन रेजिडेंट्स में लीगल हायर्स भी आएंगे रेजिडेंट के, बट दैट डजेंट मीन कि टेनेंट डज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंस. लाइसेंसी इज़ नॉट इंक्लूडेड. पर्सनस परमिटेड टू यूज़ द प्रॉपर्टी. सो डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि टेनेंट, लाइसेंसी एंड द पर्सनस परमिटेड टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म residence. Is it clear? Next I'll discuss with you unauthorized colonies. So unauthorized colony क्या है? क्या बिल क्या डिफाइन करता है? It says a colony जिनके पास कोई there was no approval of layout, there was no approval of building the plans और उस एरिया में रह रहे हैं, they are unauthorized colonies. Is it clear? So unauthorized colony is defined as a colony of development comprising of an adjoining where no permission has been obtained for the approval of layout of building plans. Is it clear? So next is कि आपका ये जो पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया था, ये बिल क्यों पास किया था, उनका क्या मोटिव क्या था ये बिल पास करने का, कि जो रेजिडेंट्स हैं इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए. इज़ इट क्लियर? सो दैट वाज द मोटिव ऑफ द NCT of Delhi recognition of property rights of resident in unauthorized colonies bill 2009. ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी राइट्स को रेगुलराइज करेंगे. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. अब नाम से हमें ये पता लग रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए व्हाट इज़ द लॉ. अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्या पनिशमेंट है आपकी? क्या इज़ देयर एनी लॉ ऑन दिस? तो देयर इज़ अ लॉ. That law is Prevention of Damage to Public Property Act. This act punishes anyone जो भी कोई mischief commit करता है in respect of public property. क्या punishment है? Up to 5 years and fine or both. Is it clear? So Supreme Court की guidelines क्या हैं अब इस पे? 2009 में there was a case law redistribution of public and private property versus state of Andhra Pradesh and others. उन्होंने दो एक्सपर्ट कमेटी के, there were 2 एक्सपर्ट कमेटीज़, उन एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे they have issued the guidelines. अब वो 2 कमेटीज़ कौन सी थी जो इसमें आपको ध्यान में रखना? दैट 2 कमेटीज़ वर थॉमस कमेटी एंड नरीमन कमेटी. इज़ इट क्लियर? सो जो आपकी थॉमस कमेटी है, दिस कमेटी रिकमेंडेड रिवर्सिंग दी बर्डन ऑफ प्रूफ अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट्स. तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स उनको रिवर्स कर दो. सो दे हैव एक्सेप्टेड द सजेशन एंड द कोर्ट सेड दैट द प्रोसिक्यूशन शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट पब्लिक प्रॉपर्टी हैड बीन डैमेज्ड. तो उनको ये उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट दे सेड कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, और एक्यूज्ड ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है. देन सेकेंड कमेटी इज़ नरीमन कमेटी. इन्होंने क्या रिकमेंड किया था नरीमन कमेटी ने? दे हैव डेल्ट विद एक्सट्रैक्टिंग डैमेजेस फॉर डिस्ट्रक्शन.
इनकी भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली. सो कोर्ट सेड कि जो रॉयटर्स हैं दे वुड बी स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर द डैमेज. अगर कोई भी दे हैव टू मेक द कॉम्पनसेशन. Is it clear? To make good for the damage. So this was your destruction of public property. Next topic we are going to discuss is about the right to protest. सो राइट टू प्रोटेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ क्या था. इस केस में जो हुआ था इट वाज दैट कि जो स्टूडेंट्स थे इन दिसंबर 2019 वो जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के उन्होंने they were going to the parliament to protest against CAA Citizenship Amendment Act. तो उनको रोकने के लिए पुलिस had entered their campus. They were prevented from going ahead. Is it clear? Now जो पुलिस का एक्शन था दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामी में कि पुलिस दे हैव एंटर्ड द कैंपस और उन्होंने फोर्सफुली स्टूडेंट्स को रोका है. दैट वाज क्रिटिसाइज्ड. वाई इट वॉज क्रिटिसाइज्ड? क्योंकि ये सिटीजन्स की राइट है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दिस राइट इज़ ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? अब वो डिस्कस करेंगे कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है क्या. सो व्हाट आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(b) इट टॉक्स अबाउट that all the citizens, it provides to all the citizens the right to freedom of speech and expression. ठीक है, और freedom to assemble peacefully and without arms. But ये जो right है it is subject to some restriction. और वो restriction क्या है? Interest of sovereignty and integrity of India. So while you are exercising your right of freedom of speech and expression, assemble peacefully without arms, you are subject to a reasonable restriction that is in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement and offense. So ये जो दो provisions हैं 19(1)(a) and 19(1)(b), they are not the absolute freedoms. So there are restriction. क्या क्या restriction है? In the interest of sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation, incitement to an offense. Is it clear? So legal provisions और क्या ये तो constitution में थी. Now there is a under 129 to 132 of Code of Criminal Procedure. It also deals with the dispersal of assembly by use of civil force. इज़ इट क्लियर? तो इसमें क्या है कि अगर आर्म्ड फोर्स यूज़ हो रहे हैं अगर इन दिस सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ सिविल अरेस्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर द एक्ट्स डन अंडर दिस सेक्शंस 141, 152, 158 ऑफ IPC दे डील विद अनलॉफुल असेंबली. ठीक है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी है, पनिशमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑफेंस. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्या गाइडलाइंस इशू की हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइट टू प्रोटेस्ट कि दैट इज़ अगर पीसफुली आप असेंबल हो रहे हो या फिर यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी हैव डिस्कस्ड हियर दीज टॉपिक्स. Is it clear? Now next topic we are going to take in another session, that is minority educational institutions. Thank you.